हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेलेंट एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर तैयारी करते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की। ठीक है, तो एजुकेशन से अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीजीटी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर नेट की तैयारी, या आप जीआईसी जीडीसी जिस चीज़ की भी आप एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं, आप इस चैनल पर ज्वाइन होकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। और पेपर 1 हम यहाँ पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आपको 500 क्वेश्चन सीरीज पेपर 1 और पेपर 2 में भी आपको दोनों में 500 क्वेश्चन सीरीज आपको दी जा रही है। सब्जेक्ट वाइज भी है आपकी एजुकेशन की और पेपर 1 की कॉमन पेपर। ठीक है, तो सारी चीज़ें यूनिट वाइज भी आपकी कवर करवाई जा रही हैं। हर एक चीज़ आपको यहाँ कवर करवाई जा रही है। PYQs भी करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, नए कॉन्सेप्ट हैं, वो सारे मैंने इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक करके यूजीसी नेट जून 2024 ऐसे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाता है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और यूनिट वाइज आपको सारे टॉपिक सब करवा दिए गए हैं। ठीक है, तो चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। और अब हमारी करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें आज आपका क्लास 1 है। ठीक है, आज ये पहली क्लास होगी करंट अफेयर की, जिसमें आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए, यूजीसी नेट के एग्जाम में करंट अफेयर से सवाल आपके बनते हैं, जिसमें आपके पीपल एनवायरनमेंट की यूनिट है, चाहे हायर एजुकेशन की या आप ICT। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपसे जनरल अवेयरनेस के या करंट से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि करंट में भी क्या चीज़ें चल रही हैं, और इसमें आपके जनरल अवेयरनेस से जो हम चीज़ें दिन प्रतिदिन अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, और वो भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, है ना। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल क्वांटम मिशन। ये क्या है? NQM जिसको कहा गया नेशनल क्वांटम मिशन। इस मिशन की अवधि है वर्ष 2023-24 से वर्ष 2030-31, मतलब 8 साल तक के लिए। ठीक है, 8 साल की इस अवधि में, इस टाइम पीरियड में इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटरों का विकास किया जाएगा। ठीक है, मध्यवर्ती स्तरीय इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर का विकास किया जाएगा। इसका टाइम ड्यूरेशन जरूर याद रखना है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग पे बहुत सारा आपके क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। ठीक है, ये क्वांटम कंप्यूटर विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे सुपर कंडक्टिंग एंड फोटोनिक टेक्नोलॉजी में विकसित किए जाएंगे, है ना। और इसके NQM के अंतर्गत 4 विषयगत केंद्रों T-हब्स, थीमेटिक हब्स की स्थापना शामिल है ना। और ये केंद्र देश के शीर्ष शैक्षणिक और राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान, मतलब जो आपका नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इनमें स्थापित किए जाएंगे, है ना। तो अभी कौन कौन से एरियाज़ हैं? दीज सेंटर्स विल बी एस्टैब्लिश्ड इन द फॉलोइंग 4 एरियाज़। कौन कौन से ऐसे 4 एरियाज़ हैं जहाँ पर एक जो है सेंटर स्थापित किए जाएंगे? तो देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी, और क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस। ठीक है, तो थोड़ी सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ें हो रही हैं और कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपसे क्वांटम कंप्यूटिंग से सवाल बनते हैं। अब देखिए, अगला जो है आपका टॉपिक है डीप फेक। अभी डीप फेक इतना चर्चा में क्यों है? तो देखिए, डीप फेक का मतलब ही है एक ऐसी तकनीकी है जो शक्तिशाली कंप्यूटर और शिक्षा का उपयोग करके वीडियो को इमेज या ऑडियो में थोड़ा भी हेर फेर करके, मतलब यहाँ पर हेर फेर करने की एक विधि, एक टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पर डीप लर्निंग और डीप सिंथेसिस का ये एक हिस्सा है। यहाँ पर इन चीज़ों को किया कैसे जाता है? तो AI का यूज़ करके और मशीन लर्निंग का यूज़ करके। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके इस तरह से, मतलब यहाँ पर चीज़ें डीप फेक के माध्यम से की जा रही हैं, जिसमें अभी आपने चर्चा में भी सुना होगा कि बहुत सारी ऐसे न्यूज़ आ रही थी कोई भी सेलिब्रिटी को लेके, है ना। तो क्योंकि यहाँ पर क्या है, एडिटिंग की जा सकती है, चाहे आपकी वीडियो हो, इमेज हो, ऑडियो में। तो यहाँ पर देखिए, डीप फेक को तैयार करने में जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क, GAN, इसका ये जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क, इसको इस टेक्निक का उपयोग किया जाता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते ही हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ करके। और ये मनोरंजन या मीडिया का वो जो है वर्चुअली, ठीक है, अनरियलिस्टिक जो है फॉर्म है, जिसका उपयोग ऑडियो और विजुअल कंटेंट के माध्यम से लोगों को बहकाने अथवा गुमराह करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बहुत सारी न्यूज़ सुनने को भी आई थी इसके पहले, और उन पे मतलब जो है चर्चा की विषय बनी रही थी। ठीक है, तो डीप फेक क्या है? डीप सिंथेसिस टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है, जो कि यहाँ पर आभासी दृश्य बनाने के लिए वर्चुअली, है ना, टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो, वीडियो
इनके बनाने हेतु डीप लर्निंग और ऑगमेंटेड रियलिटी सहित अन्य टेक्नोलॉजी का उपयोग करा जाता है ना। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, अब इसको रोकने के लिए भारत में ऐसा कोई विशिष्ट नियम या कानून नहीं है, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, ठीक है, इसके अनुसार जो साइबर लॉ होते हैं इनकी धारा, मतलब जो अधिनियम था 2000 का, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इससे सवाल आपके बने हैं साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम से लेके, है ना। तो ये जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इसकी धारा 67 और 67, ठीक है, 67A, इनके ऐसे मौजूदा कानूनों में ऐसे प्राविधान हैं जो डीप फेक के कुछ पहलुओं पर लागू हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इंडिया में ऐसे कोई खास रूल नहीं बने हैं, ठीक। तो ये हो जाता है डीप फेक क्या है, कैसे, अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं और क्यों आजकल प्रचलित है। बायो हैकिंग, है ना, जैसे कि नाम से सुनाई दे रहा है बायो हैकिंग, मतलब हैकिंग से ऐसा लग रहा है कि आईसीटी का कुछ ऐसा साइबर क्राइम से संबंधित या साइबर अटैक से संबंधित कुछ होगा, है ना। लेकिन देखिए ये बायो हैकिंग है, यहाँ पर क्या है, एक मेथड है टू एनहेंस बॉडी फंक्शन एंड एक्सटेंड लाइफ स्पैन, मतलब शरीर की कार्यप्रणाली को बढ़ाने और जीवन काल, अपने लाइफ के स्पैन, लाइफ के जो जीवन विस्तार को बढ़ाने के तरीके हैं। अब इसमें क्या क्या जो आप लाइफ स्टाइल में चेंज कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी शामिल हैं जिनसे हमारा जीवन काल बढ़ जाए, हमारे शरीर की एफिशिएंसी बढ़ जाए। तो इसमें मेडिटेशन एंड एक्सरसाइजेज, इन सब चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है लाइफ स्टाइल चेंजेस में। यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल्स एंड टेक्नोलॉजीज, ठीक है, इनका यूज़ करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुलेटर्स एंड हाइपरबेरिक चैम्बर्स, इन टेक्निक्स का उपयोग करके इसको किया जाता है। इसका टारगेट क्या है, गोल क्या है, तो युवा दिखना, शारीरिक गतिविधियों को सक्षम बनाना, आनुवंशिक संशोधन, जेनेटिक मॉडिफिकेशन कोई करवाना है, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में सुधार करना, ठीक है। तो इस तरह से ये बायो हैकिंग है जो कि यूज़ की जा रही है बायोलॉजीज और टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके, ठीक है। तो इस तरह से ये अलग ही टेक्निक है बायो हैकिंग। तो इस तरह से, क्योंकि ये चीज़ें बतानी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कभी एग्ज़ाम में अगर आ जाता है तो हम ये सोच के कि आईसीटी का ही पार्ट है, तो ऐसे भी हमसे गलत हो सकता है ना, तो चीज़ें जाननी चाहिए। अब देखिए करंट के डेटा से ये लिया गया है, जीवाश्म ईंधन से बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, कैसे हुई, तो यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स की बात हो रही है। इससे सवाल आपके बहुत इस बार बन रहे हैं, होता क्या है थोड़ा सा ये समझ लीजिए, उसके बाद आंकड़े याद रखना, तो वो तो करंट का टॉपिक है ना। तो देखिए जीवाश्म ईंधन जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो वो है, इसमें जीवाश्म ईंधन फ्यूल की बात हो रही है, फॉसिल फ्यूल आधारित क्षमता में कोयला, लिग्नाइट, गैस और डीजल स्रोतों के माध्यम से बिजली उत्पादन शामिल है, ठीक है। जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड कैपेसिटी होगी उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैसे होगा, कोल के माध्यम से, कोयला, लिग्नाइट या गैस और डीजल, ये सारे सोर्सेज होंगे, इनके माध्यम से फॉसिल फ्यूल बनेगा। एक तरह से ये समझिए रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हम जो पढ़ते हैं उसी का ही फॉर्म है ना। और गैर जीवाश्म में क्या है, सौर, पवन और जल विद्युत से उत्पन्न बिजली शामिल है, ठीक है। यहाँ पर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो पावर, इनके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। तो थोड़ा सा आपको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल पता होना चाहिए। नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, ये ऐसी ऊर्जा जो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर है। प्राकृतिक स्रोत में इसमें कौन कौन से हैं, जैसे कि सन से हमको सोलर एनर्जी मिलती है, और आपका भूतापीय जियोथर्मल एनर्जी, उसके बाद आपके विंड, टाइड, वाटर एंड बायोमास, ये सारे चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसमें नाम देख लीजिए, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, बायोमास, जियोथर्मल, ये सारी आपके रिन्यूएबल एनर्जी हैं। ये कभी भी समाप्त नहीं होती हैं और इसको लगातार इनको मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है, इनको रिन्यू किया जा सकता है ना, अलग अलग फॉर्म में इनको हम यूज़ कर सकते हैं। ये कभी ना समाप्त होने वाले हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। ये हो जाती है रिन्यूएबल एनर्जी। और इसी तरह से आपने यहाँ देखा फॉसिल्स के बारे में, ठीक है ना। नॉन फॉसिल फ्यूल्स जो हैं ये आपके सौर, पवन और जल विद्युत, है ना, ये आपके इससे आ गए नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। यहाँ पर गैर जीवाश्म जिसको नॉन फॉसिल फ्यूल कह रहे हैं, तो आपका ये रिन्यूएबल है ना। यहाँ पर देखिए रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी में आ गया। और उसके बाद नॉन रिन्यूएबल में क्या है, ये सब जो है फॉसिल फ्यूल के ही इसमें फॉर्म में आते हैं। नॉन रिन्यूएबल, ये ऊर्जा संसाधन सीमित है
और इसमें आपकी क्या है, कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस। तो ये क्या है, कभी ना कभी तो कोयले का भी भंडार समाप्त हो जाएगा, तेल का भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये प्राकृतिक जो है यहाँ पर क्या है, ये सारी चीज़ें नॉन रिन्यूएबल हैं, इनको हम फिर से प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। अगर एक बार इनका यूज़ कर लिया जाएगा तो ये समाप्त हो जाएंगे। और विश्व भर में ये 90% ऊर्जा उपभोग के लिए प्रदान करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा कंजप्शन होता है इनसे। कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन, ये सारे आपके अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, भारत की जो जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता जो मार्च 2023 में आंकड़े आए ना, ये आपकी PIB रिपोर्ट से लिया गया है, ठीक है। तो सोर्सेज भी पता होना चाहिए, ऑथेंटिक सोर्स है। 2023 में यहाँ पर देखिए इसमें 2.44% बढ़ी, मतलब एनर्जी इसकी बढ़ गई है ना, बिजली उत्पादन क्षमता। मार्च 2023 में कितना था, 237.27, इसमें 2.44% बढ़ गया। तो अभी 2024 में कितनी हो गई, 243.22 गीगावाट, ठीक, ये हो गई आपकी बिजली उत्पादन क्षमता जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड आधारित, ठीक। तो ये हो गई 237 से 243.22, है ना, 2.44% बढ़ गई। अब जो गैर जीवाश्म ईंधन मतलब नॉन फॉसिल फ्यूल जो बेस्ड कैपेसिटी है, नवीकरणीय ऊर्जा, नॉन फॉसिल वाला आप याद रखिए, जो जीवाश्म वाला है वो आपका आएगा उसमें नॉन रिन्यूएबल में, ठीक है। और ये आपका नॉन फॉसिल है आपका, ये इसमें रिन्यूएबल में, ठीक है। नॉन फॉसिल आपका रिन्यूएबल में है, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा इंग्लिश में ही याद रखिए, ठीक है। यहाँ पे नवीकरणीय इसमें तो आपको कन्फ्यूजन होगा। तो ये आपका जो नॉन फॉसिल है ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में आता है। यहाँ पर देखिए 2023-24 में कितना बढ़ा, तो 190.57 गीगावाट, जो कि कितना था पहले, कितना था 170.01 गीगावाट था, ये 2022-23 में था, ठीक है। तो अभी यहाँ पर बढ़ गया है। तो इस तरह से ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो नॉन फॉसिल है ये आपका बढ़ गया है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपके, इससे जो एनर्जी सोर्सेज के आधार पे जो आंकड़े आए हैं निकल के। तो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल भी आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया कि अनवीकरणीय जिनको हमारा भंडार समाप्त हो सकता है, जैसे कि तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी नॉन रिन्यूएबल में आती हैं। उसके बाद देखिए कुछ प्लान और प्रोग्राम्स भी चलाए गए। यहाँ पर देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें थी, तो यहाँ पर देखिए नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़, है ना, विकसित भारत 2047 मतलब @2047 वॉइस ऑफ यूथ, युवाओं की आवाज़, विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज़, इस पहल का शुभारंभ कब किया था, तो 11 दिसंबर 2023 को। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। विकसित भारत 2047 है ना, यह आपका अमृतकाल का समय कहा गया है इसको, विकसित भारत 2047। और इसमें जो भी स्ट्रक्चर था उसके बारे में आपको बताया गया था, मैंने आपको करवा रखा है। अब देखिए इसमें युवाओं की आवाज़, इसमें ये यहाँ पर एक वर्कशॉप डेवलप की गई थी और इस वर्कशॉप को वर्चुअली संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के जो भी कुलपति थे, संस्थानों के प्रमुख और जो फैकल्टी मेंबर्स थे, इनको विकसित भारत का संदेश दिया। इसमें मोदी जी ने इन्होंने कहा कि कोई देश अपने लोगों के विकास से ही विकसित होता है, मतलब इनका जो मोट्टो था, जो उद्देश्य है वो है युवाओं की आवाज़, है ना। इसके लिए इन्होंने एक यहाँ पर देखिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया, आइडियाज़ पोर्टल, इसका नाम दिया आइडियाज़ पोर्टल के, इसके भी लॉन्चिंग का जिक्र किया और यहाँ पर बताया कि 5 अलग अलग विषयों पर सुझाव दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी यूथ हैं, जो भी आगे आना चाहते हैं, वो यहाँ पर अपने अपने सुझाव दे सकते हैं और सर्वश्रेष्ठ 10 सुझावों के लिए पुरस्कार की भी व्यवस्था की गई है। तो आप अपने सुझाव माई गॉव है ना, MyGov पर भी दे सकते हैं और यहाँ से भी आपका सवाल बना था, ये मैंने आपको पूरा करवा रखा है, करेंट अफेयर के ही टॉपिक में देखिएगा। उन्होंने कहा कि जब नागरिक अपनी भूमिका में अपना कर्तव्य निभाना शुरू करते हैं तो देश आगे बढ़ता है, मतलब जो अगर यूथ की एनर्जी को किसी डेवलपमेंट में लगाया जाए तो हमारा देश काफ़ी आगे बढ़ सकता है। युवा शक्ति बदलाव की वाहक है और बदलाव की लाभार्थी भी है, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने कहा और आइडियाज़ पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया था। तो ये कुछ करंट अफेयर के टॉपिक जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और आपको पता होना चाहिए और साथ में नोट करते चलिए की पॉइंट के थ्रू, है ना। तो इससे आप करंट की चीज़ें यहाँ पर आपको मैं देने लगूंगी और बाकी आपको
जो भी चीज़ें बची हुई हैं वो सारी आपको कवर करा दी जाएंगी और पेपर 2 एजुकेशन की भी तैयारी यहाँ हो रही है। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। ऐसे ही सारे दिन आपको हर जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूरा करवाया जाएगा, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर बने रहिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।